हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सत्ता के साझेदारी के। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का, और हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, एक चैप्टर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, समझो आपका चैप्टर क्लियर। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने ना कर रखा हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो। ठीक है, क्योंकि देखो आप इस पीडीएफ के अंदर ही देखोगे तो ये क्वेश्चन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है, 7 बार, 8 बार और 9 बार। 9 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है बट इसका आंसर एकदम सेम है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके भूगोल के जो भी चैप्टर आ रहे हैं सबके पीवाईक्यूज अपलोड कर चुका हूँ, इतिहास के भी पीवाईक्यूज, सारा का सारा मैं एसएसटी का सिलेबस खत्म करवा चुका हूँ। अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ सारे के सारे विद नोट्स, वो भी हैंड रिटन। ठीक है, सब नोट्स का लिंक आपको उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में मैं पीवाईक्यूज भी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन में भी समझने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने पीवाईक्यूज भी अपलोड करे, हर चैप्टर के कर रहा हूँ। कुछ कुछ चैप्टर के रह गए हैं, वो भी जल्दी निपटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सिन्हली वर्चस्व स्थापित करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा अपनाए गए 3 प्रमुख उपायों का वर्णन करें। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, 1956 में श्रीलंका की सरकार है ना, कुछ कानून लेकर आई थी। ठीक है, जिसमें सिन्हली का वर्चस्व दिख रहा था। तो वो कानून कौन कौन से थे वो आपको बताने हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी कि 1956 में कौन कौन सा कानून आया था जिससे सिन्हली वर्चस्व को स्थापित किया गया। ठीक है, और बहुत सारे जो श्रीलंकाई तमिल थे उनको अलग थलग महसूस क्यों हो रहा था वो मैं बताऊंगा। बहुत सारी ऐसे उस कानून में गलत चीज़ें थी जिसको जो श्रीलंका के तमिल लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनको थोड़ा अलग थलग महसूस हुआ। उनके लिए नहीं था ये कानून, इसलिए उनको प्रॉब्लम हुई। ये भी 1956 वाला, ये भी 1956। और यही है कि तमिल जो लोग थे श्रीलंकाई तमिल, वो अपना आपको अलग थलग महसूस क्यों कर रहे थे। ठीक है, और ये है कि तमिल जो लोग थे उनमें अलगाववाद की भावना क्यों जाग रही थी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सीधी बात है, 1956 में कानून आया था जो श्रीलंका की सरकार लेकर आई थी। तो उसमें क्या क्या बातें बोली गई थी। पहली तो आपको पता है श्रीलंका के अंदर 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे मैक्सिमम। ठीक है, एक तो हमारा सिन्हली हो गई और एक तमिल। ठीक है, और 1956 में जो कानून आया था उसने सिन्हली को एक राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, बट तमिलों की भाषा को कोई ऐसा नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ सिन्हली भाषा को ही राजभाषा बनाया। कोई भी एक नहीं दिया गया, क्या कह सकते हैं, एक पोस्ट नहीं दी गई, एक पद नहीं दी गया किसको, तमिल भाषा को। साथ में विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में सिन्हली को प्राथमिकता देने की नीति चलाई। मतलब जो भी बच्चे या जो भी बंदा या कैंडिडेट अगर सिन्हली बोलता था तो उसको आगे बढ़ाया जाता था, अगर वो तमिल बोलता था तो उसको पीछे कर दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ ही में बौद्ध मत, क्योंकि बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर जो सिन्हली लोग थे वो बौद्ध धर्म से आते थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। परंतु जो तमिल लोग थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, तो उन्होंने बोला कि यार हमारे धर्म का क्या। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सिन्हली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। सिन्हली और तमिल लोगों के बीच में जो हमारे संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते हुए चले गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वैसे 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इसके एमसीक्यू की वीडियो बना दूंगा हिंदी में भी 1-1 मार्क्स के लिए, बट ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसमें। ठीक है, तो 1956 में अभी आपको बताया श्रीलंका में किस भाषा को एक आधिकारिक भाषा का मान्यता दी गई थी। बताओ, अभी हमने पढ़ा ना सिन्हली भाषा को। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार बनाई गई थी। तो उस सरकार का क्या नाम था वो आप मेरे को बताना। ये भी 2012 में आया हुआ, ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आप चैप्टर समझ के आए हो। ठीक है, अगर आपका एग्जाम 1-1.5 महीने बाद है ना, तो पहले चैप्टर की वीडियो जाकर देख कर आना, तभी आपके 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, 3-3 मार्क्स और 5-5 मार्क्स के लिए तो ये वीडियो देख लो, खत्म है, समझ लो। बट 1-1 मार्क्स के लिए वो वीडियो जाकर देख कर आनी पड़ेगी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सत्ता का बंटवारा वांछनीय क्यों है। सिंपल क्वेश्चन है कि सत्ता का बंटवारा करना क्यों ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन वही है, 2015 में आया हुआ है, 2012 में, 11 में, 13 में, 14 में, 16 में। क्वेश्चन ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग है बट आंसर इसका सेम ही है। ठीक है, सत्ता का बंटवारा पूछा गया है, सत्ता की साझेदारी। तो ये रहा जी इसका आंसर कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो अगर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो जो विभिन्न समुदाय हैं उनके बीच में जो टकराव की आकांक्षा है वो कम हो जाती है। दूसरी बात है कि स्थिरता बनी रहती है। देखो, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है।
इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थिरता के लिए अच्छा है। देखो सिंपल सीधी बात है, अगर श्रीलंका के अंदर तमिलों को भी अधिकार दिए जाते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्या था कि उनके बीच में जो टकराव हो रहा है, अब वो जो श्रीलंका के तमिल लोग हैं उनका सरकार से विश्वास उठ गया है, ठीक है। तो अस्थिरता आ गई सरकार में, वो सरकार की बातें नहीं मान रहे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। तीसरा है बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर एक लाभकारी लग सकता है। इसका मतलब है स्टार्टिंग में तो जब ये सिंहली लोग ये लेकर आए होंगे कानून तो बड़े खुश हुए होंगे, ओहो मज़े आ गए, हमारे तो बच्चों को भी एडमिशन सब कुछ मिल रहा है, सिंहली भाषा को एक मान्यता दे दी। पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए एक बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि तमिलों ने भी, मैं आपको बता दूँ, श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने बोला भैया हमें अलग कर दो, हमें श्रीलंका के अंदर ही एक अलग देश बना कर दे दो, ये डिमांड करने लग गए थे वो, ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसलिए भी सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक लोकतंत्र सरकार में सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सरकार, एक वैध सरकार वही कहलाती है जिसमें हर तरीके के लोगों, एक हर समुदाय के हर समूह के लोग शासन कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2012 में आया हुआ है कि श्रीलंका सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियाँ के किसी भी 3 परिणाम की व्याख्या कीजिए। अब ये 1956 में जो श्रीलंका की सरकार जो नीतियाँ लेकर आई थी उसका क्या परिणाम निकला, 2012 में आया क्वेश्चन है। सिंपल सीधी बात है, वैसे तो खून दंगे वगैरह हुए होंगे, बट फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो श्रीलंका में संघर्ष, श्रीलंकाई तमिल में अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, ठीक है। और साथ ही में तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। तो उन्होंने, जो श्रीलंका के लोग थे, जो तमिलियन थे, उन्होंने भी अपनी डिमांड रेज करी, लेकिन उनकी मांगों को लगातार नकार दिया, उनकी बात नहीं मानी। 1956 के बाद उन्होंने अपनी मांगे उठाई कि यार आपने सिंहली भाषा के लिए तो कर दिया, हमारे लिए भी कुछ करो, बट उनकी बात को नकार दिया गया। 1980 में उन्होंने बिल्कुल बोला कि भैया हमें बिल्कुल ही अलग एक स्वतंत्र तमिल इल्म, यानी एक स्वतंत्र तमिल देश या सरकार बनाकर दे दो, हम अपना चला लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था, जो सिंहली थे वो बोल रहे आप तो देश तोड़ने की बात कर रहे हो। तो उसके बीच में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध क्या मतलब क्या होता है, जब देश के अंदर ही 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हो जाना तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। तो यही गृह युद्ध हो गया हमारे तमिलों के बीच में, हमारे तो नहीं, मतलब श्रीलंका के तमिलों और श्रीलंका के जो हमारे सिंहली थे उनके बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हज़ारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बेघर हुए, शरणार्थी बने, बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, तमिल को लोग श्रीलंका छोड़ के इंडियन बॉर्डर में आ गए, इंडिया में आ गए, ठीक है। इससे सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन सब बहुत ही परेशानी का सामना किया इन सबों ने, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन श्रीलंका का तहस नहस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई तमिल की कौन सी 3 मांगे थी, ठीक है। क्या श्रीलंका में जातीय संघर्ष अच्छे से निपट सकता था, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो यह है कि हाँ, उनका जातीय संघर्ष बहुत अच्छी तरीके से निपट सकता था अगर सरकार जो श्रीलंकाई तमिल की बात भी सुन लेती, ठीक है। अब इनकी 3 मांगे क्या क्या थी, वैसे तो ऊपर हमने देखा था। पहली मांग तो ये थी कि आधिकारिक जो तमिल है, तमिल को भी एक आधिकारिक भाषा की मान्यता दी जाए, सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में तमिलों को भी समान अवसर दिया जाए, और साथ ही में जो तमिल बहुल इलाके हैं जहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया को प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, उसकी सरकार को थोड़ी अलग पावर और ज़्यादा पावर दी जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेल्जियम में भी आपको पता है फ्रेंच और डच के बीच में थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। तो बेल्जियम द्वारा किए गए बंटवारे की व्यवस्था का वर्णन करें, यानी बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा। बेल्जियम ने एक मॉडल अपनाया जिसको बेल्जियम मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में, 2013 में, 2011 में और 2011, यानी CBSE मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट 2011 दोनों में आ रखा है, ठीक है। इसका आंसर है जी ये, ठीक है। बेल्जियम का मॉडल की कुछ मुख्य बातें नीचे निम्नलिखित है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो पहला बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम के अंदर ये जो प्रॉब्लम थी बंटवारे की, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या किया, ये बोला गया कि केंद्र सरकार में पहले फ्रेंच ज़्यादा थे ना, संविधान में चेंज करके ये किया गया कि केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषा दोनों के मंत्री की संख्या समान रहेगी। साथ ही में किसी एक समुदाय के लोग
एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। ये भी एक कानून बना दिया कि अगर फैसला लेना है ना तो दोनों सरकार मिलकर लेगी, यानी फ्रेंच के लोग और साथ ही में डच के लोग मिलकर रहेंगे, कोई एक सरकार फैसला नहीं ले सकती। साथ ही में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय, आपको पता है ना 2 इलाके वलोनिया और वो फ्लेमिश रीजन, इन दोनों की सरकार को बांट दी, ठीक है। यानी राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन नहीं थे, मतलब अब केंद्र सरकार जो थी उसकी पावर राज्य सरकार को दे दी और राज्य सरकार अब डिपेंडेंट नहीं थी केंद्र सरकार पे। साथ ही में बेलारूस जो कि उसका कैपिटल था में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। जैसे कि हम देख चुके थे कि केंद्र में दोनों के जो मंत्री होंगे वो समान रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चन अभी ऊपर मैंने पूछा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे टाइप की भी सरकार बनाई थी, वो थी हमारी सामुदायिक सरकार, ठीक है। उसके चुनाव होते थे, जो जैसे कि मान लो मेरे को फ्रेंच सामुदायिक सरकार बनानी है तो सारे के सारे जितने भी देश में पूरे के पूरे बेल्जियम में फ्रेंच लोग रहते हैं ना, वो वोट देंगे और चुनेंगे, ठीक है। तो ये किया गया ताकि जो शिक्षा से रिलेटेड, फ्रेंच शिक्षा से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड जो भी मसले हो ना, वो ये सामुदायिक सरकार सॉल्व कर सके, ठीक है। ये मॉडल थोड़ा जटिल लग सकता है बट ये बेल्जियम में इसने बहुत अच्छा काम किया और ये बहुत ही ज़्यादा सफल रहा और उसके बाद कोई दंगे नहीं हुए और इतनी शांति है बेल्जियम में आज कि यूरोप के अंदर जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आज बेलारूस के अंदर है, जो कि हमारा बेल्जियम के अंदर है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शक्ति का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। क्या आप इस कथन से सहमत है तो क्यों है वो बताना है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है यही बताना है, सत्ता की साझेदारी या सत्ता का बंटवारा, ठीक है, ये बताना है आपको। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में, 2012 इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जी, सत्ता की साझेदारी या सत्ता साझाकरण लोकतंत्र की आत्मा के साथ रखता है, मतलब लोकतंत्र को आत्मा के साथ रखता है। मतलब लोकतंत्र के लिए अगर आपको लोकतंत्र स्थापित करना है तो सत्ता का बंटवारा करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सत्ता का बंटवारा सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों की सरकार में हिस्सेदारी हो। देखो, अगर सत्ता का बंटवारा हो रहा है ना, ठीक है, सत्ता का बंटवारा क्यों हो रहा है, ताकि हर टाइप के लोग सरकार में आ सके, ठीक है। सरकार का बंटवारा अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करता है कि सब लोगों की भागीदारी हो। यह लोगों के शासन की अवधारणा को बढ़ाता है, यानी लोगों का विश्वास बढ़ाता है, हर तबके के लोगों का विश्वास बढ़ाता है कि जी हमारे जैसे लोग भी हैं, हमारी जाति के लोग भी हैं सरकार के अंदर, तो एक बढ़ावा देता है। यह हमेशा लोकतंत्र में बेहतर परिणाम लाता है, यानी हमेशा एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करता है सत्ता की साझेदारी। अगर किसी देश के अंदर सत्ता का बंटवारा हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है उस देश के लोकतंत्र के लिए। यह लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और लड़ाई दंगे भी नहीं होते और राजनीतिक स्थिरता भी रहती है। सरकार को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं रहती अगर उसने सरकार ने पावर बांट रखी है तो, ठीक है। सत्ता के बंटवारे में विविध समूहों को शामिल किया गया है। यह सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है, यानी दो जो हमारी जातियाँ उनके बीच में लड़ाई नहीं होती, ठीक है, और दंगे वगैरह नहीं होते। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह बताइए कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति कैसे साझा की जाती है। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल्दो एक बार ही आया हुआ क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये तो वैसे तो सारे करने हैं इस पीडीएफ में, एक भी क्वेश्चन दोस्त, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, 2 बार बोला है तो समझ जाना, ठीक है। तो मतलब हम सत्ता की साझेदारी हम पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी पढ़ के हम समझ गए पूरा चैप्टर ही सत्ता की साझेदारी पे रिलेटेड है। कैसे करें, कैसे बांट सकते हैं हम सत्ता को। तो पहले तो सत्ता को क्षैतिज वितरण कर सकते हैं, ठीक है, यानी शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सरकार के जितने भी अंग हैं ना जो कि बराबर लेवल पर है उनके अंदर पावर बांट दो। जैसे हमारे देश के अंदर भारत में क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पावर बांट रखी है और तीनों के पास इक्वल पावर है और ये है ना एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और चेक रखते हैं। न्यायपालिका ये देखती है कि जी ये कार्यपालिका और विधायिका ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, विधायिका ये देखती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, तो ये एक दूसरे पे चेक रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, ठीक है जी। तो आपको सत्ता का क्षैतिज वितरण आई होप समझ आ गया हो, ठीक है। विभिन्न अंग जो बराबर लेवल पे होते हैं उनमें पावर को बांटना, सत्ता को बांटना। नेक्स्ट है आपका कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा करना। जितने भी सरकार के विभिन्न स्तर है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार, उनमें पावर का बंटवारा करना, इसी को कहते हैं हम कि सत्ता का बंटवारा करना, वो भी सरकार के विभिन्न स्तरों में, ठीक है जी।
आई होप ये क्लियर हो गया हो। तीसरा है सामुदायिक सरकार, यानी एक समाज यानी एक जो समूह है उनकी भी सरकार बनाना, धर्म के नाम पे जो भी सरकार है उनको भी पावर देना, हर धर्म के लोगों को पावर देना। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच, जैसे बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार है ना, तो वैसे भी आप कर सकते हो, सत्ता का बंटवारा कर सकते हो सामुदायिक सरकार बना के, ठीक है, किसी भाषा से रिलेटेड कोई सरकार बना के कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सत्ता के बंटवारे का एक और रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ना विभिन्न जितने भी हमारे आंदोलन वगैरह होते हैं उनमें भी पावर दे सकते हैं। आपको पता है सरकार को डर लगता है, आपको जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, भारत में जैसे जो भी सरकार है वो कोई भी गलत काम करने से डरती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे जो भी लोग हैं उनके पास पावर है, वो आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए कोई भी गलत काम नहीं करेगा, तो इसलिए सत्ता का बंटवारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन में भी, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि लोकतंत्रीय या आधुनिक लोकतंत्र में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सत्ता साझाकरण, इसका मतलब होता है वर्टिकल। जैसे ओके, क्षैतिज का मतलब तो आप ये समझ गए ना, अलग अलग अंगों में पावर बांटी जाती है, और ये अपना ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि जब ये डिफरेंट स्तरों पर सरकार बांटी जाती है, पावर बांटी जाती है, तो इसी को कहते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण एक ही बात है, ठीक है। ये देखो सबका यही लिखा हुआ है 2012 में, 2017 में, 16 में, 11 में, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण में शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है। भारत में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका इसका उदाहरण है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऊपर हमने रीड करा था कि क्षैतिज वितरण में क्या होती है, पावर इक्वल बांटी जाती है। साथ ही में कि सत्ता के जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है ना, उसमें क्या होता है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, और भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार है वो उसका उदाहरण है, ठीक है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, सबसे ज़्यादा पावर, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद अपनी क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एक पॉइंट है वो ये है कि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, यानी जो तीनों स्तर है, यानी अगर मैं बोलूं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जो कि हमने ऊपर देखा था, तीनों की पावर जो है वो एकदम इक्वल है, ठीक है, एक ही स्तर पर है तीनों, और अलग अलग काम है इनका, ठीक है। तो यानी सेम स्तर पर रहकर, ठीक है, अपना शक्तियों का उपयोग करते हैं ये, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ ऊर्ध्वाधर की वितरण की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी स्तर की सरकार के पास सामान्य शक्तियाँ नहीं होती, ठीक है। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा होती है, राज्य सरकार के पास कम, क्षेत्र सरकार के पास सबसे कम, ठीक है। और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं और इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नियंत्रण और संतुलित व्यवस्था क्या होती है। तो आप बता सकते हो कि क्षैतिज वितरण में नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें जितने भी अंग होते हैं वो एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि केवल ऊपर के स्तर की सरकारी बाकी स्तर की सरकारों पर नियंत्रण रख सकती है, यानी केंद्र सरकारी राज्य सरकार पर, और जो हमारे क्षेत्रीय सरकार है उस पर नज़र रख सकती है, ठीक है। और इसमें सत्ता का वितरण असमान है, यानी ज़्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है, फिर राज्य सरकार के पास, फिर अपने क्षेत्र सरकार के पास, सबके पास बराबर पावर नहीं है, ठीक है। और श्रीलंका का जातीय संरचना, इसका मतलब ये बताना आपको कि श्रीलंका में कौन सी जाति के लोग रहते हैं। तो आपको पता ही है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, एक टापू वाला देश है, पता ही है आपको, द्वीप है वो एक, ठीक है। और ये तमिलनाडु के तट से बहुत पास पड़ता है, और साथ ही में 2 करोड़ आबादी है इसकी। श्रीलंका में सिंधी भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ये 74% है, ये 18% है। और तमिल बोलने वाले में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रीलंका के तमिल है, और कुछ ऐसे हैं जो इंडिया से गए हुए हैं, 5%, ठीक है। और यहाँ पर जो है 7% क्रिश्चियन भी है और 1% अदर है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो आपका 18, 74 और 7 99% हो गया और बाकी 1% वो अदर है यार। जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा, 1% अदर है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेल्जियम की जातीय संरचना। ये बेल्जियम की है, तो बेल्जियम में आपको पता है कि एक तो है अपना फ्लेमिश रीजन और एक वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% डच रहते हैं, और जो हमारा वलोनिया रीजन है उसमें ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसकी है, फ्रेंच की है, ठीक है। फ्रेंच जो है वो आप देख सकते हो पूरे देश में माइनॉरिटी है, बट जो कैपिटल है यानी राजधानी है उसमें बेलारूस जो राजधानी है उसमें 80% फ्रेंच है और 20% डच है। तो ये रही हमारी क्षेत्रीय व्यवस्था, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना,
ये हमारी जातीय संरचना है, क्षेत्रीय संरचना नहीं, जातीय संरचना है, ठीक है। और 1 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार आया हुआ है, बेशक वो 1 मार्क्स का है बट वो इतनी बार आया हुआ है कि मेरे को इंक्लूड करना ही पड़ा, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा जी आपका वो क्वेश्चन, जातीय को परिभाषित करें कि जातीय का मतलब क्या होता है, एथनिक का मतलब क्या होता है। तो साझा संस्कृति पर आधारित एक सामाजिक विभाजन, जैसे इंडिया में सबकी संस्कृति एक है, सबकी हिस्ट्री एक है, बट हमारा कल्चर डिफरेंट है, कुछ पंजाबी है, कुछ मराठी, कुछ गुजराती, कुछ राजस्थानी, कुछ अलग धर्म के लोग हैं, धर्म के हिसाब से भी अलग अलग है, बट हमारी संस्कृति एक है, कल्चर एक है। आप किसी के घर जाते हो तो पैर ही छूते हो, ठीक है, तो हाथ ही जोड़ते हो, तो ये हमारा कल्चर है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से खास रिक्वेस्ट है, ठीक है, वैसे तो मैं बहुत एफर्ट मार रहा हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, कैसी कोई दिक्कत ना है उनको, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में शेयर करना, दूसरे तक भी ये वीडियो पहुँचाओ, सबको बताओ, ठीक है। क्योंकि बहुत कम ऐसे चैनल होते हैं जो हिंदी में वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी के बच्चे थोड़े कम हैं, वो यूट्यूब पे थोड़ा कम सर्च करते हैं, तो लोग बनाते नहीं हैं यूट्यूब पे के व्यूज़ के चक्कर में। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि बेशक एक बच्चा भी देखे हिंदी मीडियम का, वो भी अच्छे मार्क्स लाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बट आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और साथ ही में यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक है ना, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट जब आप एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, उस लिंक पे क्लिक करोगे, उस चैनल के लिंक पे, तो आपको पता चलेगा उस पर 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ऑल दो मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, तो ऐसा क्यों है, बच्चे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में वहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ये गलती मत करना कि सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन बेल ना दबाया हो। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका करने वाला हूँ। पहली वीडियो में ही प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूंगा, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सको। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओगे और अर्निंग करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा वर्क करना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती है तब जाके, ओके। और जैसे ही मान लो आपने सब्सक्राइब कर दिया बट नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब करा बट बहुत दिनों बाद। अब मान लो आपके पास 5 दिन बाद आपके पास नोटिफिकेशन आया, आप गए वहाँ पर देखा आपने 10,000 व्यू, और 10,000 बच्चों में से 10,000 व्यूज़ में से अगर मान लो 1000 बच्चों ने भी वो प्लेटफॉर्म ट्राई किया, तो आपके लिए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। तो क्यों ना कंपटीशन का पार्ट बनने से पहले, यानी आप पहले ही कंपटीशन को क्लियर करके चलो, उस 1000 बच्चों में से बनो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल दबा देना, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी, सब्सक्राइब करने के बाद। और साथ ही में यार मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज़रूर फॉलो करना। ट्विटर को ज़रूर करना यार, ठीक है, ट्विटर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं आपसे वहीं पर हेल्प मांग सकता हूँ। तो ट्विटर को ज़रूर फॉलो करना, मेरे ट्विटर अकाउंट को। किसी के भी, जिसके भी आप वीडियो देखते हो ना, उन सब के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना, क्योंकि किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे साथ हो, तो किसी के साथ भी, किसी भी यूट्यूबर के साथ हो, चाहे वो मेरा राइवल हो या मेरी जैसी वीडियो बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसको भी फॉलो करना, ठीक है, कि अगर कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, ठीक है, एक एजुकेशन चैनल बनाने में मेहनत बहुत लगती है, और जब इस मेहनत का आपको रिटर्न नहीं मिल पाता तो बहुत बुरा लगता है। तो उनके भी आप सब्सक्राइब भी करना उनके चैनल को, और साथ ही में उनको ट्विटर पे भी फॉलो करना, ठीक है। और अगर किसी का नहीं है, किसी यूट्यूबर को आप जानते हो जिसका ट्विटर पर अकाउंट है, तो उसे बोलो, कमेंट करो कि सर बना लो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे किसी के साथ हो, ठीक है। और साथ ही में यार एक और रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर वैसे तो मैं नोट्स वगैरह सेंड कर देता हूँ, मतलब, और साथ ही में वहाँ पर जो भी चीज़ें होती है वो मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम बेसिकली ऐप है, जैसे यूट्यूब तो नहीं, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे ही टेलीग्राम है, बट टेलीग्राम अच्छा है। व्हाट्सएप में आप 257 से ज़्यादा बच्चे ऐड नहीं कर सकते, बट आप टेलीग्राम में कितने भी बच्चे ऐड कर सकते हो। तो ये इसलिए मैंने बनाया, 2000 से ज़्यादा बच्चे ऐड है उसमें, 2100 से ज़्यादा बच्चे ऐड है, तो आप भी हो सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले डाउनलोड करना। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा, पहले आप ऐप डाउनलोड करना टेलीग्राम, फिर उस पर क्लिक करना तो आपका टेलीग्राम चैनल खुलेगा, ठीक है जी। या मेन पॉइंट स्टडी 10th सर्च कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर, उसको मतलब टेलीग्राम ऐप पर जाकर, ठीक है। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।